नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे कानपुर से, जहां इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की संपत्ति को कुर्क किया गया। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शूटरगंज एरिया में बनी बिल्डिंग की कुर्की की यह कार्रवाई की गई है। 30 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी है। एसीपी की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स वहां मौजूद रही। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी थी, जिस पर कुर्की की यह कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शूटरगंज एरिया में ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिस पर पुलिस ने कुर्की की ये कार्रवाई की है। और इस बिल्डिंग, आपको बता दें, करीब 30 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी थी। एसीपी की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स भी यहां मौजूद रहा और तब कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की कानपुर में जो ये बिल्डिंग है, कानपुर में जो संपत्ति है, उस पर कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एसीपी की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद रही जब ये कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई वहां पर की गई। इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की ये संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शूटरगंज एरिया में ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिस पर ये कुर्की की ये कार्रवाई की गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रमन गुप्ता जुड़ गए फोनलाइन पर। रमन, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने इरफान सोलंकी के बेहद करीबी रहे शौकत अली के पिता के जो मकान थे, जो अवैध संपत्तियां थी, उन पे जो है कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। शूटरगंज इलाका पड़ता है कानपुर में। वहां पर ये जो है इमारत थी, इनकी कई बिल्डिंगें थी जो कि अवैध रूप से इरफान सोलंकी जब विधायक थे तो रसूख के चलते ये बिल्डिंग से बनाई गई थी। अब इस पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। तमाम आला अधिकारी, तमाम प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और फिलहाल अभी लिखापढ़ी जारी है और आगे क्या क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 30 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी थी, जिस पर कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीपी की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रहे। सबकी बड़ी कार्रवाई आप तक पुलिस की तरफ से ये की गई है। 30 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की ये संपत्ति है, जिस पर पुलिस ने कुर्की की ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कानपुर से। इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की संपत्ति कुर्क की है। शूटरगंज एरिया में ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिस पर एक कुर्की की ये कार्रवाई की गई है। 30 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी और अब पुलिस ने इस बिल्डिंग को कुर्क किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसीपी की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहा और तब कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई कानपुर के अंदर की गई है। इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की ये बिल्डिंग, जिस पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसीपी की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रहा जब कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर का शौकत की संपत्ति है, जो कि इरफान विधायक जी के सदस्य है। और ये जो है इसकी संपत्ति जो है इसने अपने जो है अवैध क्रियाकलापों से अर्जित धन से इसने इसको खरीदा है, जिसके विरुद्ध जो है आज इसको कुर्क किया जा रहा है। इसकी वर्तमान कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। ये सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर का शौकत की संपत्ति है, जो कि इरफान विधायक जी के सदस्य है। और ये जो है इसकी संपत्ति जो है इसने अपने जो है अवैध क्रियाकलापों से अर्जित धन से इसने इसको खरीदा है, जिसके विरुद्ध जो है आज इसको कुर्क किया जा रहा है। इसकी वर्तमान कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। अपराध संख्या 156/22 अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम
के अंतर्गत जो नामित अभियुक्त है शौकत अली और ये इरफान सोलंकी गैंग का भी एक सदस्य है, उसकी संपत्ति है 14/55B सिविल लाइंस अंतर्गत ग्वालटोली थाना, उसी को आज राजहितबद्ध किया जा रहा है। कितनी कीमत है? इस संपत्ति की कीमत लगभग बाजारू मूल्य जो है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास है। इसमें जो इस संपूर्ण कंपाउंड में कुछ परिसर ऐसा है जो माननीय न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है, उस परिसर को छोड़कर संपूर्ण परिसर को अभी राजहितबद्ध किया जा रहा है। मुकदमा अपराध संख्या 156/22 अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत जो नामित अभियुक्त है शौकत अली और ये इरफान सोलंकी गैंग का भी एक सदस्य है, उसकी संपत्ति है 14/55B सिविल लाइंस अंतर्गत ग्वालटोली थाना, उसी को आज राजहितबद्ध किया जा रहा है। और चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से, जहां पर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक पत्र लिखा है। एसडीएम, अधिशासी अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त लोनी को यह पत्र लिखा गया है नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से, जो कि विधायक है लोनी के। इस पत्र में कहा गया है कि कार्रवाई के बावजूद भी मांस की दुकानें खुल रही हैं, मांसाहारी होटल और कट्टी घरों को तत्काल बंद करें, नवरात्र के मद्देनजर कार्रवाई सुनिश्चित हो, मंदिरों की विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये पत्र इस वक्त लिखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो ऐसे में ये पत्र इस वक्त लिखा गया है, जिसमें पत्र में लिखा गया है कि मंदिरों की विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गाजियाबाद के लोनी सीट से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर। आज मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है कि पवित्र नवरात्रों के जो हमारे त्योहार हैं, और रामनवमी भगवान श्री राम का त्योहार है, नया साल भी है और बहुत पवित्र दिन है आज हिंदुस्तान की और भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग। तो वैसे भी अधिकारियों ने मीटिंग करके जितना भी मांस की दुकान, मांसाहारी होटल हैं, उनको बंद करा दिया है। उसके बाद भी 1-2 जगह से शिकायतें आई हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन पूर्ण रूप से लौनी में इनको बंद कराएगा। वैसे भी लौनी के अंदर रामराज है, क्योंकि जिस टाइम रावण को मारने के बाद भगवान आए तो लवणासुर बचा हुआ था, तो लवणासुर को मारने के लिए बहुत बड़ा राक्षस था, तो शत्रुघ्न महाराज लौनी में। वहीं न्यूज वन इंडिया ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है। इस दौरान जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। मंत्री जी, एक बड़ा कार्यक्रम हेरिटेज पर्यटन को लेकर आज आप कर रहे हैं, जो प्रदेश भर के राजे महाराजे हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको आप बुला रहे हैं, किस तरीके का यह आयोजन है? हेरिटेज का डेवलपमेंट हो राजस्थान की तर्ज पे, और मैं समझता हूँ प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने में और पर्यटन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान करेगा। उसके विषय पर हम लोग बैठने जा रहे हैं, रूपरेखा बनाएगी, फिर आपको विस्तृत बताएंगे। बहुत सारा पर्यटन आपने बढ़ाया भी है, इस पर भी कहीं न कहीं चीजें बढ़ रही हैं आगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। अच्छा आशा उम्मीद के साथ हम लोग बैठ रहे हैं। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जो बता रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। हेरिटेज पर्यटन उनमें से एक है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इन हेरिटेज जो किले हैं, इमारतें हैं, उनका विकास किया जाए, जिससे सरकार और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको इसका फायदा मिले। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ हैं वहीं न्यूज वन इंडिया ने उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम से भी खास बातचीत की। इस दौरान मुकेश मेश्राम ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम सर। सर, जिस तरीके से आज हेरिटेज टूरिज्म को लेकर एक वर्कशॉप हो रही है, क्या इसमें चीजें रहेंगी, क्या कुछ खास रहेगा? हेरिटेज टूरिज्म की बहुत संभावना है उत्तर प्रदेश में। हमारे पास में बहुत सारे पुराने किले, महल, गढ़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे हम उनको बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पर एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के लिए लोगों के बीच में पहुँचाएं, उनका विकास करें, उनका एडेप्टिव रीयूज़ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो और टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। इस दिशा में ये एक वर्कशॉप की गई जिसमें प्राइवेट जो महल किलों के स्वामी हैं उनको भी बुलाया गया है, राजा महाराजा जो पुराने हैं, और साथ ही साथ जो है हेरिटेज होटल संचालित करने वाले अनुभवी लोगों को भी प्रेजेंटेशन के बुलाया, और जो इन्वेस्टर्स इन जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और ये एक बड़ा अच्छा डिस्कशन का सत्र हमने ऑर्गेनाइज किया है। सर, ये पीपीपी मॉडल पर आप करने जा रहे हैं, जिसमें पब्लिक के साथ ही जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो भी रहेगी, तो इससे कितना फायदा सरकार को और जिनका है, जो इसके ओनर्स हैं उनको, या जो रखरखाव कर रहे हैं?
देखिए, इसमें दोनों का फायदा है। पीपीपी मतलब विन विन सिचुएशन। सरकार को फायदा ये होगा कि अभी तो फालतू पड़े हुए हैं, इनके रखरखाव में, अनुरक्षण में और इनके देखभाल में बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। बाद में पैसा मिलने लगेगा और जो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे फिर वो पर्यटक आएंगे, रुकेंगे, तो उनको भी इससे फायदा होगा, तो उनको भी राजस्व मिलेगा। रोजी रोजगार के हिसाब से उन किलों महलों को जो विकसित किया गया उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा। सर, आप लगातार टूरिज्म को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे इको टूरिज्म हो, विलेज टूरिज्म हो या दूसरे इस तरीके के हेरिटेज टूरिज्म, तो कितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के लिए देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको दिया भी है। इसमें इको टूरिज्म में भी काम है, मॉन्यूमेंट टूरिज्म में भी सरकार ने पैसा दिया है, साथ ही साथ जो है बुद्धिस्ट टूरिज्म में दिया है और जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए भी दिया है, क्योंकि जैसे शाकुंभरी देवी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग, जहाँ शुक्र तीर्थ है, नैमिषारण्य है। ये हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को लेकर काम कर रही है। हेरिटेज पर्यटन हो, विलेज पर्यटन हो, इको पर्यटन हो, सभी पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बेहतर ढंग से इसको आगे बढ़ाया जाए और ये चीजें कहीं न कहीं दिखाई भी दे रही हैं जब उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 2 गुने से ज्यादा 2017 से लेकर अब तक बढ़ गई है। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया। ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के सहयोग से मोलेटेक्स ने ओको द ललित नई दिल्ली में विश्व जल दिवस पर एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें GTTCI के राजदूतों, राजनयिकों और विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महामहिम जेवियर मैनुअल पॉलिनेच वेलाज और पेरू के राजदूत के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बता दें कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस पानी और स्वच्छता के मुद्दों के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है, तो वहीं इस साल भी त्वरित परिवर्तन विषय पर लोगों को पानी के उपयोग और प्रबंधन के तरीकों को बदलने के लिए मनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। वहीं लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की तरफ से एक बयान सामने आया। कृषि यंत्र और बीज वितरण को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम योगी किसानों के मामले पर संवेदनशील है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बेमौसम बारिश को लेकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशीय बिजली से 17, डूबने से 16 और एक सर्पदंश से मौत हुई है। आपदा के प्रावधानों के मद्देनजर किसानों की मदद की जाएगी, ऐसा कहना है सूर्य प्रताप शाही का। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत भी समीक्षा की गई है। प्रभावित जिलों का सर्वे कराकर भरपाई के निर्देश दिए गए हैं। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 6009 किसानों की फसल का नुकसान ओलावृष्टि से होने की सूचना अभी तक मिली है। वहीं 500 करोड़ की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में भी दी जा रही है। पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद दी जा रही है। कृषि यंत्रों को अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही जिला स्तरीय कृषि अफसरों को निर्देशित भी किया गया। 25 मार्च से पहले किसान कृषि यंत्र खरीद लें। 31 मार्च तक अनुदान का पैसा उनके खाते में चला जाएगा। बारिश से फसलों का नुकसान जो हुआ है किसानों को, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से मिनी किट भी दी जाएगी। ये तमाम बातें सूर्य प्रताप शाही की तरफ से कही गई है। दरअसल किसानों की अगर बात करें तो जो हाल ही में बारिश हुई है, जो अचानक से बेमौसम बरसात हुई है, उससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की जो फसल थी वो सारी बर्बाद हो गई है। तो ऐसे में अभी फिलहाल आकलन किया जा रहा है कि कितने किसानों की फसल को नुकसान हुआ है और उनका मुआवजा किस तरीके से दिया जाएगा। इन तमाम चीजों का फिलहाल आकलन किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही गई। के भीतर कस्टम हायरिंग और फार्मेसी बैंक के भी दूसरे तीसरे चरण के टोकन कंफर्म कर दिए गए हैं। जो प्रतीक्षा सूची के भीतर जितना उस जिले का टारगेट था उसके अनुसार उसको खोल दिया गया है। उन किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो 25 मार्च के पहले अपने कृषि यंत्र अवश्य खरीद लें और ख़रीद करके उसका बिल जो है वो कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करा दें। डिप्टी डायरेक्टर से उसका सत्यापन हो जाएगी कृषि यंत्रों का और उन्हें 30 मार्च तक उन्हें भी अनुदान उनके खातों में पहुंच जाएगा। इसलिए इसको प्राथमिकता के आधार पर मेरा किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि जिन लोगों ने कृषि यंत्र के टोकन प्राप्त किए हैं वो जल्दी ही कृषि यंत्र खरीद लें और उसका सत्यापन करा लें। वहीं फर्रुखाबाद सदर कोतवाली इलाके में आवास विकास विभाग ने आवास विकास की जमीन को कब्जा मुक्त कराया।
आवास विकास की 9 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। करीब 28 साल से दबंगों ने कब्जा किया हुआ था। जब आवास विकास विभाग के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे तो महिलाओं ने जमकर इसका विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने करीब आधा दर्जन महिलाओं समेत युवकों को हिरासत में लिया। कब्जा कराई गई जमीन की कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है बागपत से, जहां वर्चस्व की जंग में 2 पक्षों में काफी मारपीट देखने को मिली। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर यह मारपीट हुई है और सीसीटीवी में पूरी मारपीट का जो वीडियो है वो कैद हो गया है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। खेकड़ा क्षेत्र के मुख्य बाजार का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर 2 पक्षों में ये मारपीट हुई है। वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं देखने को मिली है। अगली महत्वपूर्ण खबर है कुशीनगर से, जहां पर युवक को बंधक बनाकर दबंगों ने पिटाई की है। 4 से 5 दबंगों ने युवक की पिटाई की है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वीडियो में बेल्ट से पिटते हुए ये युवक देखा जा सकता है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के देवरी कस्बे का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। तो विशुनपुरा थाना क्षेत्र के देवरी कस्बे का यह पूरा मामला इस वक्त सामने है, जहां पर 4 से 5 दबंग एक युवक को बेल्ट से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। एक युवक को बंधक बनाकर दबंगों ने उसकी पिटाई की है। अगली खबर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां जठा के शिव मंदिर के पास बांसी नदी की सफाई के लिए डीएम रमेश रंजन और सीटीओ गुंजन द्विवेदी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी आगे आए हैं। इस दौरान अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों ने नदी से जलकुंभी को साफ किया। बताया जा रहा है कि बांसी नदी की सफाई के बाद जिलाधिकारी रमेश रंजन ने नदी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए हैं। बिजनौर के नजीबाबाद रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं कार सवार युवकों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और उन्हें पुलिस को सौंप दिया है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगला मामला है आगरा से, जहां पर रेलवे लाइन पर युवक का शव पड़ा हुआ मिला। ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। थाना बसई अरेला के अरनोटा रेलवे क्रॉसिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रेलवे लाइन पर युवक का शव पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस पूरी जांच कर रही है। तो आगरा की ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही है, जहां पर रेलवे लाइन पर एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने से किसान मायूस हैं। जिले में पिछले दिनों आंधी और तेज बारिश के बीच आसमान से जमकर ओले गिरे थे, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों और अन्य फसलें बर्बाद हो गई। कई गांवों में खेतों में कच्ची पड़ी मटर और मसूर की फसलें भी पानी में लबालब हो गई, जबकि तेज हवाएं चलने से गेहूं की फसलें खेतों में ही गिर गईं। देखिए, जो ओले गिरे हुए हैं, इन ओलों से समस्याएं हैं। हमारी खड़ी फसल पकने को तैयार है, उस पर नुकसान, फसल गिर गई है। आम के पेड़ों में फल लग रहे हैं, फल गिर गए हैं।
लाही, सरसों पक के हमारी तैयार, उस पर जब ओले गिरे हैं तो छिटक के नीचे ज़मीन पे गिर गई है। इससे बहुत नुकसान हुआ है और इसका आकलन करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। और गेहूं की फसल किसानों को क्या दिक्कतें आएंगी? किसानों को दिक्कत भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास, किसान तो भगवान होता है, भगवान भूखा मर जाएगा। ये अन्नदाता है, अन्नदाता को इतनी परेशानी आ गई, फसल खड़ी होके पूरी कमाई हमने अपनी फसल पे लगा दी है और फसल का एक तिनका मेरे घर नहीं आएगा तो हम भुखमरी के कगार पे वैसे ही पहुंच जाएंगे। देखिए, जो बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते चल रहा एक 1.5 साल पुराना विवाद अचानक जानलेवा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दूसरे पक्ष ने युवक के साथ पहले मारपीट की, फिर उसे तालाब में ढकेल दिया। इतना ही नहीं, तालाब में ढकेलकर युवक को डुबोने के लिए उसके ऊपर काफी ईंटें भी लाद दी गई, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सभी अधिकारी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बरामद किया और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही फिलहाल अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पहाड़ी गांव में शाम को अभी जानकारी मिली कि वहाँ दो पक्षों में झगड़ा हुआ। उसी झगड़ा के क्रम में हाथापाई, धक्का मुक्की, मारपीट हुई थी और उसी क्रम में व्यक्ति वहाँ पे काफ़ी गहरा तालाब, उसमें वो आ गया और जहाँ पे काफ़ी गहरे कीचड़ भी था, नीचे उस पे वो दब गए। जशीन नाम है, जशीन, और इसकी उम्र 23 साल है। तत्काल वहाँ पे गोताखोरों को बुलाया गया और फोर्स बुलाई गई। वहाँ पे व्यवस्थाएँ करके प्रकाश की इनको निकलवाया गया है, अस्पताल भेजा गया है। यहाँ पर वो ब्रॉड डेड हैं। अब इनके परिवार के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। घटना के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि दोनों पक्षों से जानी जा रही है। अभी इनसे तहरीर लेकर के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और दोनों पक्षों के लोगों से जानकारी की जा रही है और कुछ लोग हैं हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। कोई प्रेम प्रसंग का मामला से सामने आया है? इस तरह की बात आई है, लेकिन पूरा डिटेल जानने की जरूरत है। एक लड़का जो तालाब में था, इसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। इसी वजह को लेकर के बातचीत शुरू हुई और दोनों परिवारों में कुछ कशीदगी। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।